फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, प्रस्तावना और उसकी विशेषता क्या है, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, संघ राज्य क्षेत्र के संबंध, संघ राज्य क्षेत्र क्या क्या है, उनके विषय में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा नागरिकता पढ़ेंगे, मूल मौलिक जो मूल अधिकार है, मौलिक हमारे अधिकार हैं उनके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, राज्य की कार्यपालिका, इसके अलावा राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, आपातकाल के उपबंध क्या क्या हैं इनको देखेंगे, राष्ट्रीय स्वशासन, राजभाषा, भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है उनके विषय में, और संविधान या गैर संवैधानिक जो निकाय हैं इन सबको देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इनकी भी चर्चा हम करेंगे। वीडियोस लंबी होगी, ये महा मैराथन्स की एक क्लासेस हैं। आप बस इसे रिवीजन पर्पज में या सुनकर देखकर जैसे भी आपको अच्छा लगे, दोनों रूपों में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। निश्चित ही आपको आपकी तैयारी में आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा विश्वास के साथ हम करेंगे अब शुरुआत। ठीक, आज का जो हमारा पहला यहाँ पर टॉपिक शुरू होगा। इन टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो हमारा पहला टॉपिक्स है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास कैसे हुआ इनके बारे में देखेंगे। बहुत ही अच्छा नोट्स है ये, बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक, भारतीय संविधान का विकास होता है एक तरफ, चूंकि हम जानते हैं भारत में जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में आती है, लेकिन धीरे धीरे इस्टेब्लिश होते होते हुए कंपनी एक शासन, एक संस्था के रूप में कार्य करने लगती है। नतीजा क्या होता है कि वो भारत के लोगों पर आधिपत्य जमाना शुरू करती है। और साथ ही साथ वो कंपनी आती कहाँ से है, तो उस कंपनी का आगमन होता है इंग्लैंड से। कंपनी के कुछ रूल रेगुलेशन जो है इंग्लैंड से गवर्न होते हैं, और कुछ कंपनी स्वयं अपने द्वारा जो है कुछ रूल रेगुलेशंस भारतीयों पर लागू करना शुरू करती है। जहां से रूल रेगुलेशन शुरू होते हैं वो सत्र होता है 1773, और इसी 1773 में कंपनी एक शासन लेकर आती है जिसे हम कंपनी का शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1773 के अधिनियम से शुरुआत होती है भारतीय संविधान के विकास की। तो ये तो मोटी मोटी चीजें हैं जो जिसे हमें जानना है। कंपनी एक तरफ होती है, दूसरी तरफ जो इंग्लैंड से गवर्न करने वाले लोग होते हैं जिन्हें हम क्राउन का शासन कहते हैं। बाद में ये क्राउन का शासन 1858 से जो है दोहरी प्रणाली शुरू हो जाती है। कंपनी का शासन भारत में होता है, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन कंपनी पर जो लागू होते हैं वो कहाँ से, क्राउन के द्वारा, इंग्लैंड के क्राउन्स के द्वारा जो है वहाँ के राजा के द्वारा जो लगाई जाती है। अब कंपनी के शासन से सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत। 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन रहता है। ठीक, इसमें सबसे पहला हमारा शासन आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरुआत होती है, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होता है, और बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बाद में मुंबई महाराष्ट्र के अधीन जो है भी उस गवर्नर की शक्तियां जो है विस्तारित कर दी जाती हैं। बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग होता है, केंद्रीय प्रशासन यहीं से आरंभ होता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में इसी समय की जाती है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं एलिजा एम्पे होते हैं। अन्य की बात करें तो रॉबर्ट चेम्बर्स भी, और स्टीफन सीजर, लेमेस्टर, जॉन हाइट्स जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से होती है शुरुआत 1773 में भारतीय संविधान की। इसके बाद आता है हमारा पीस इंडिया एक्ट का। 1784 में पीस इंडिया एक्ट आती है, और पीस इंडिया एक्ट के तहत दोहरी सरकार प्रणाली का आरंभ हो जाता है। एक सरकार जो है वाणिज्यिक, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, दूसरी राजनीतिक शक्ति
जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, जिसमें राजनीतिक जो है ताने बाने बुनने यानी राजनीति पर जो है अपना जो अधिकार या कोई आर्टिकल्स या कोई कानून बनाने का अधिकार होता है। गवर्नर जनरल की परिषद में परिषद 4 से 3 यहाँ पर कर दी जाती है। कंपनी क्षेत्र की बात करें तो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश में कंपनी क्षेत्र के अधीन होता है। फिर आता है हमारा 1813 में चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, एकाधिकार को, जिसमें चाय और चीन के साथ जो व्यापार को छोड़कर, चाय और चीनी दोनों के व्यापार को छोड़कर जो है एकाधिकार समाप्त किया जाता है। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो है दिए जाने की घोषणा की जाती है। किसके रूप में? छात्रवृत्ति के रूप में। इसके बाद मुक्त व्यापार की नीति यहीं से शुरू होती है। फिर हमारा आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है अब उसे पूरे भारत देश में विस्तारित रूप से उसकी शक्ति का विस्तार कर दिया जाता है और ये शक्ति फिर पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल होता है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर गवर्नर जनरल पूछे भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और गवर्नर जनरल सिर्फ पूछे तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा। यहीं से शुरुआत होती है, विधि आयोग का गठन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता मैकाले के नेतृत्व में होती है 1834 में। चाय व्यापार व चीनी के साथ कंपनी के एकाधिकार को यहाँ समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पर चाय और 1833 के एक्ट में हमने बताया कि 1813 के चार्टर एक्ट में हमने बताया कि व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त होता है, लेकिन चाय और चीन के जो व्यापार हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। वो समाप्त किए जाते हैं 1833 के अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ध्यान रखें। इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आता है, जिसमें विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया जाता है। दोनों अलग अलग, एक को विधि बनाने का और एक प्रशासन करने का, दोनों अलग अलग कार्यों को डिवाइड कर दिया जाता है। निदेशक मंडल सदस्य 24 से 18 कर दिए जाते हैं। निदेशक मंडलों की जो सदस्य संख्या 24 होती है घटाकर 18 कर दी जाती है। भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की यहाँ पर अनुमति मिल जाती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने का अनुमति या अधिकार प्रदान किया जाता है, तो वो 1853 के एक्ट के तहत किया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की अनुमति यहीं से प्रदान होती है। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का अधिकार शुरू। ये तो हमारे जो आर्टिकल थे कंपनी का जो रूल रेगुलेशन था, जिसमें हम बात कर रहे थे कंपनी का शासन की। तो 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन आता है। अब इसके बाद शुरू होता है 1858 से क्राउन का शासन। तो क्राउन का शासन जैसे ही आता है तो वहीं से हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम आता है, जो अभी तक जो नियम कानून बनते थे वो कंपनी के संरक्षण के लिए बनते थे, कंपनी के व्यापार के दृष्टिकोण से बनते थे। लेकिन अब जो कंपनी नियम कानून जो बनाए जा रहे हैं वो सीधे इंग्लैंड से बन रहे हैं और क्राउन्स के द्वारा हो रहे हैं। भारत शासन अधिनियम की बात कही जा रही है यहाँ पर 1858 से। भारत शासन में शासन ब्रिटिश ताज के अधीन था। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय, जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ था अब उसे वायसराय कहा जाने लगा और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। ठीक। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत में राज्यों के लिए अलग अलग सचिव पद का एक सृजन किया गया। निदेशक व नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति कर दी गई। ठीक। फिर आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 के अधिनियम के तहत विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की बात कही गई है। ठीक। मद्रास और बंबई को पुनः विधायी अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। पोर्टफोलियो प्रणाली की यहीं से शुभारंभ होता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। अध्यादेशित शक्ति
जो है वायसराय के अधीन हो जाती है। विधान परिषद में अगर बात करें तो बंगाल, पंजाब व उत्तर पश्चिमी प्रांत इसमें शामिल होते हैं। ठीक, अब बात इसके बाद आती है हमारी भारत परिषद अधिनियम 1892 की। तो 1892 में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद गैर और सरकारी सदस्यों में वृद्धि की जाती है। निर्वाचन पद्धति यहीं से आरंभ किया जाता है, यहाँ से चुनाव का जो है आरंभ हो जाता है। प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का यहीं से अधिकार शुरू हो जाता है। ठीक, फिर आता है 1809 का अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अधिनियम होता है। मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का यहीं पर गठन किया जाता है। फिर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का और विस्तार कर दिया जाता है। कार्यकारी परिषद में शामिल भारतीय जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें शामिल किया गया। इसके बाद आता है हमारा जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है। 1909 के बाद फिर आता है 1919 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम की जो अध्यक्षता करते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। द्वैध शासन यहीं से प्रारंभ होता है। 1919 का जो आर्टिकल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1919 से ही द्वैध शासन प्रणाली शुरू होती है। एक स्तर पर केंद्रीय सरकार होती है और द्वितीय स्तर पर राज्यों की अलग अलग सरकारें होती है। यहाँ द्वैध शासन का प्रारंभ जो होता है, एक तो होता है भारत में कंपनी का अपना शासन, दूसरा ब्रिटेन का अपना शासन, तो दोहरी नीतियां यहाँ पर लागू होती है। ठीक, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली का प्रारंभ होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी सीमित मताधिकार व पृथक निर्वाचन मंडल का यहाँ पर किया जाता है विस्तार। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट्स है 1919 का आर्टिकल, 1919 दो बार आ रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि दो बार जब आएगा कोई चीज सिमिलर तो उसे हम द्वैध शासन प्रारंभ होता है। याद के दृष्टिकोण से, आपको याद करने के पर्पज से आप 1919 याद रखिए, दो बार है तो द्वैध शासन ठीक है प्रारंभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 और 1935 होता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि 1965 में बहुत सारे चीज़ों का होता है गठन, जिसमें इसी में होता है आरबीआई का गठन। 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई का गठन किया जाता है, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। 1935 में इसका गठन किया जाता है। अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान भी इसी समय किया जाता है। संघीय, प्रांतीय व समवर्ती सूची भी होती है। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार होता है। मुख्यतः जो गठन दो चीजों का, संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक का इसमें गठन होता है। तो 1935 का जो अधिनियम है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। और वर्तमान में जो भारतीय संविधान है 1935 के बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे जो है रूल रेगुलेशंस जो है सीधे के सीधे जो है भारतीय संविधान में इंगित कर दिए गए हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक, इसके बाद आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। और 1947 में 46 में ही हो जाता है गठन संविधान सभा का। ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है और वायसराय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो पद होते हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है 1947 में। देशी रियासतों को भारत एक पाकिस्तान में मिलाने की छूट दी जाती है। संविधान सभा का निर्माण, और इसी समय संविधान सभा द्वारा जो है 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो जाता है। संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू बनाने के का सुझाव प्रस्तावित सारी चीजें हो जाती हैं। फिर चल के 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है और आत्मर्पित कर लिया जाता है। तो अब शुभारंभ होता है यहीं से हमारा भारतीय संविधान के अलग अलग भागों की। अब भारतीय संविधान में के निर्माण की बात करें, इसके निर्माण की क्या प्रक्रियाएं थी, इनका हम चर्चा करते हैं। ठीक, इनके महत्वपूर्ण अगर पृष्ठभूमि की बात करें, एक सेकेंड फ्रेंड्स।
हेलो। नहीं, वीडियो बना रहे थे, बताइए। नहीं, वो ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहे थे।